Once again welcome to all of you। आज है सबसे स्पेशल वीडियो। रीजन इज सिंपल बेटा, क्योंकि एक्सरसाइज हमारी पहले रियल नंबर 1 की यानी कि चैप्टर 1 की फिनिश कर दी है हम लोगों ने एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के साथ। लेकिन उसके अंदर मैंने जैसा हर बार कहा है बच्चों कि एक्सरसाइज करने के लिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन चाहिए जो एनसीईआरटी में नहीं होते हैं। इसलिए हम अब आपके लिए बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। लेकिन ये वो क्वेश्चंस हैं जो ना केवल इम्पॉर्टेंट है, पिछले नए पैटर्न के साथ आपके सामने रखे जा रहे हैं विद सॉल्यूशन। तो ये क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं उसके अंदर, तो वैरायटी तो है इसमें, तो इसको हम पार्ट्स में करेंगे, सभी कवर नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो मैं कुछ एमसीक्यू लेता हूं, लेकिन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जरूर है, लेकिन एक्सप्लेनेशन पूरा फुल चाहिए हमें, राइट। एमसीक्यू फॉर्म में कहना से फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चों, या एक्सप्लेनेशन अच्छे से देना ही पड़ेगा, बिल्कुल सब्जेक्टिव की तरह से, चाहे वो 1 नंबर हो, चाहे वो 4 नंबर हो या 5 हो, पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं। और यहाँ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट होने वाला है, तो इस वीडियो को आप सारे क्वेश्चन को आराम से समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि इसके अंदर एक्सप्लेनेशन काफ़ी देना पड़ेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज है, वेराइटीज़ है, नए नए कॉन्सेप्ट हैं, तो मज़ा आने वाला है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ से। तो ये आपका पहला वीडियो है बच्चों, पार्ट 1, जिसमें केवल हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही कवर करेंगे, राइट। उसके बाद देखते हैं कितना लेंथी होता है, तो उतने क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप यहाँ पे लिए जाएंगे वैरायटी के साथ। तो चलिए यहाँ पार्ट 1 में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया बच्चों, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 in the prime factorization of 3750 is what? आपके पास 4 ऑप्शन है, 3, 4, 5 एंड 6। ये सीबीएसई टर्म 1 2021 का क्वेश्चन है, तो मोस्टली क्वेश्चन भी पिछले साल के हैं, लेटेस्ट हैं और नए पैटर्न से भी हैं, राइट। तो अब देखते हैं बच्चों ये क्या कहना चाह रहा है ये सवाल। देखो, आपसे कहा गया है कि आपको बताना है 5 का एक्सपोनेंट कितना होगा, यानी कि 5 कितनी बार आएगा, बस ये क्वेश्चन की डिमांड है। लेकिन कैसे वो फैक्टराइजेशन, इसका मतलब 3750 का हमें लेना होगा फैक्टराइजेशन। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं, आप भी अपने एंड से निकालते जाएं, देखते जाएं आप कितनी जल्दी इसको कर सकते हैं। मुझे एक्सप्लेन करना है तो टाइम लगने वाला है बच्चों। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं 3750 का। तो मैं पहले लास्ट में 0 है, ये 2 से भी जा सकता था, लेकिन मैं बड़े नंबर से करूंगा। तो आप भी कोशिश करें कि बड़ा 5 से ही आप उससे काटें। तो चलिए 5 से कैसे काटते हैं आपको पता होगा बच्चों। यहाँ पर कैसे कटेगा, यहाँ देखो 5 से काटने का मतलब 37 नहीं जाता बच्चों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 35 ले लेंगे। 5 7 जा 35, यहाँ बच गया 2, और इस 2 को यहाँ फॉरवर्ड करते ही ये 25 बन जाता है। तो ये 5 5 जा 25 हो गया, 0 का 0 ऐसे ही आपने उतार दिया, राइट। अब क्योंकि फिर दोबारा 0 आ गया है, तो अगेन ये 5 से भी जाएगा और 2 से भी, पर हम 5 ही लेंगे। चलिए अब 5 लेते ही अब क्या होगा यहाँ पर बच्चों, 7 है नहीं जाता है, तो 5 बंजा लेंगे आप। 5 बंजा आपने यहाँ पे लिया, और यहाँ पे रह गया कितना बच्चों, यहाँ पे रह गया 2, और इस 2 को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना है इसके साथ। तो 2 इसके साथ चला गया, ये कितना हो गया बच्चों 25। तो 5 5 जा 25, और 0 ऐसे का ऐसे उतार दिया। अगेन 0 आ रहा है, तो फिर 5 से करेंगे इसको बच्चों यहाँ पर। तो 5 3 जा 15, 0 का 0, ये बिल्कुल सिंपल। फिर 0 आ गया, 5 6 जा 30, अब 2 3 जा 6, ये तो आसान है बच्चों। 3 और 3 2 जा, और 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये निकल गए इसके सारे फैक्टर्स। अब सारे प्राइम फैक्टर्स को यहाँ पे लिख डालो, ठीक है बच्चों। अब आपने सारे यहाँ लिख दिए। अब आप देखो कि इसमें पूछा किसका है। रिमेंबर बच्चों, यहाँ पर 5 का एक्सपोनेंट पूछा है, वो आपसे 3 का भी पूछ सकता था, 2 का भी पूछ सकता था। तो जिसका एक्सपोनेंट पूछेगा उसकी आपने पावर चेक करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 5 की पावर कितनी है बच्चों, 1 2 3 4, तो 5 का एक्सपोनेंट हो गया 4। तो आंसर है आपका 4, यानी कि बी वाला, राइट। तो चलिए आसान क्वेश्चन था। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा एक चीज और बच्चों, अगर मैं आपसे यहाँ पे सवाल पूछूं, बैक में चलते जरा, अगर आपसे मैं ये पूछूं, आप बताइए कि इसमें 7 का एक्सपोनेंट कितना होगा,
बताइए। अब आप कहेंगे 0 आंसर, राइट, उसका एक्सपोनेंट 0 होगा। रीजन क्या है? 7 है ही नहीं, तो जो नहीं होगा उसका एक्सपोनेंट 0 होगा, ये ध्यान रखना बेटा। चलिए मैंने थोड़ा ऐड कर दिया उसमें कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच ए गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर in an exact number of minutes? ये है बहुत डिफरेंट क्वेश्चन बच्चों। अब यहाँ पर आपका बहुत दिमाग खर्च होने वाला है बच्चों, राइट। ये CBSE टर्म 1 का क्वेश्चन है। अब इसे करना कैसे है, बड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा बच्चों। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आप कर सकते हो। चलिए तो अब आपको समझाना पड़ेगा मुझे यहाँ पर क्या बच्चों कि देखो, क्योंकि सेज द टाइम, अगर आपको स्पीड निकालने के लिए उसने बोला है, लेकिन आप स्पीड कैसे निकालते हैं बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि टाइम अगर 1 मिनट है तो उस पे अगर 10 आपका डिस्टेंस है तो 10 आपकी स्पीड निकलती है। लेकिन जो 10 स्पीड निकलती है वो किस पे निकलती है? एक फिक्स टाइम पर निकलती है, एक यूनिट टाइम पर निकलती है। तो अब इसको बोला गया है कि 95 मीटर के जाने के बाद उसके बाद वो जितना टाइम लेती है उतना ही टाइम वो 171 मीटर पे लेती है। तो ऐसा यानी कि स्पीड उसकी बड़ी होगी, तभी उसने टाइम उतना इक्वल लिया है, राइट। अब सवाल ये है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ कितने मिनट पर वो एक्चुअली स्पीड होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड। तो अब आपको स्पीड निकालनी है बेटा, राइट, ये ध्यान रखना है। तो स्पीड का अब मैं डिस्टेंस आपको दिया 95, 171 आपका हो जाएगा दूसरा डिस्टेंस है। तो अब स्पीड विल बी लेस देन गिवन डिस्टेंस। क्यों बेटा? आप स्पीड निकालते हो तो डिस्टेंस अपॉन टी फार्मूला होता है, डी अपॉन टी। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर स्पीड फार्मूला? स्पीड फार्मूला इज सेज व्हाट द डिस्टेंस अपॉन टी। तो अगर आप डिस्टेंस आपका 10 है और टी कुछ तो होगा 2, 3, 4, तो आपकी स्पीड की वैल्यू क्या निकल के आने वाली है? यानी सपोज करो 10 मैंने मीटर डिस्टेंस लिया और टाइम मैंने अगर 2 ले लिया, तो अब वैल्यू कितने निकल के आएगी? 10 से कम ही निकलेगी बच्चों। आप 1 भी लोगे तो 10 से ऊपर नहीं जा सकती। इसका मतलब स्पीड विल डिक्रीज एज पर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो जो डिस्टेंस से हिसाब से स्पीड जो है वो कम निकल करके आती है, क्योंकि उसे टाइम से डिवाइड करना पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि स्पीड आप निकालिए। तो मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बच्चों, ट्रस्ट मी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो ये है कि आपको ये पता लगाना है जो चीज़ आपको निकालनी है वो आपके दिए हुए जितने भी नंबर्स हैं, कौन से 2 नंबर हैं? वो 95 एंड 171, क्या इससे ज़्यादा आएंगे या इससे कम आएंगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक मेथड है, ये आपने अडॉप्ट करना है। तो आप वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका डिस्टेंस अगर 95 है तो आपकी स्पीड 95 से ज़्यादा नहीं हो सकती और वहाँ कम ही होगी, राइट। इसी तरह से अगर 171 है तो आपकी स्पीड 171 से ऊपर जा ही नहीं सकती। इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी स्पीड यानी कि आपका आंसर 95 या 171 से ऊपर नहीं जा सकता। बस इसको हम कहते हैं, अगर आपको आंसर निकालना है और आपका जो नंबर्स दिए हैं उनकी नंबर्स की वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू अगर निकालनी है तो ज़्यादा के लिए आपको निकालना पड़ता है बच्चों LCM। और अगर आपकी वैल्यू कम है या इक्वल भी है तो आपको निकालना होगा HCF। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बताना चाहूँगा बच्चों, राइट। इसी बलबूते पे आप पूरे क्वेश्चन को समझ जाएंगे 2 चुटकियों में, वरना आप कंफ्यूजन पे रहेंगे, क्या HCF निकालूं, क्यों LCM निकालना है। अभी बहुत सारे वैरायटी क्वेश्चंस आने वाले हैं यहाँ पर। समझ में आया बच्चों? मैं रिपीट करता हूँ, अगले क्वेश्चन में भी ये चीज़ें आने वाली हैं, इसलिए आपको ध्यान देना है। फिर रिपीट करता हूँ, अगर जो भी वैल्यूज यहाँ पर दी गई हैं, डिस्टेंस है, टाइम है, वट एवर इज गिवन, राइट, अगर आपने उसको अंडरस्टैंड करने के बाद ये पता लगा लिया कि हमारा आंसर इन नंबरों से ज़्यादा आता है तो आपको निकालना होगा LCM। और अगर उस नंबर के नीचे कम आता है या फिर उससे ऊपर नहीं जाता है तो वो होगा HCF,
राइट बच्चों, बस ये दो बातें मुझे पता लगानी थी। अब मैं बता चुका हूं, क्योंकि स्पीड है, स्पीड जो होगा विल बी आइदर इक्वल टू डिस्टेंस और लेस देन डिस्टेंस। दैट्स वाई अब हमें पता चल गया हमारा आंसर क्या होने वाला है बच्चों, वो होने वाला है SCF, यानी हमें SCF निकालना है। दैट्स इट, बाकी कुछ भी नहीं रहा अब इसके अंदर। तो 95 और 171 का निकालेंगे SCF। कैसे निकालेंगे वो आपको पता ही है, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। चलिए 95 को निकाला तो 5 से जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 4 इधर कैरी हो जाएगा बच्चों, 4 इधर कैरी होगा 45, 5 9 जा 45। इसी तरह से आप यहाँ पे लेते हैं 3 5 जा 15, तो 2 यहाँ पे चला जाएगा 21, तो 3 7 जा 21। अब अगला स्टेप ले लेते हैं बच्चों, तो 19 यहाँ पर प्राइम नंबर है तो 19 1 जा, लेकिन 3 5 और 7 12 होता है बेटा दोनों का सम, इसलिए 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से फर्दर डिवाइड करेंगे हम, तो 3 1 जा 3, बाकी कितना बचा बेटा 2 बचा, तो 2 को ले जाएंगे इधर कैरी फॉरवर्ड, तो ये बन जाएगा 27, तो 27 को 3 3 9 जैसे करते हैं तो 3 9 जा 27। अब यहाँ पर आ गया 19, तो ये हो जाएगा 19 1 जा 19। राइट, अब हमारे सामने ये फैक्टर्स निकल चुके हैं दोनों के अलग अलग। अब दोनों के फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिख लिए, अब मुझे निकालना है HCF। वो क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन निकालना है, यानी कि कॉमन निकालना, दैट्स इट। हाईएस्ट भी आप छोड़ दें। अब इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये तो है 19, और तो बाकी देखना ही नहीं है, 5 नीचे नहीं है 3 ऊपर नहीं है, इनके कॉमन नहीं है, पेयर्स नहीं, उन्हें हमने देखना ही नहीं है। दैट्स इट, 19 इज आवर आंसर। यानी अब 19 वाला आपका आंसर कौन सा है, कहां पर है, ये देखिए बी वाला आंसर आपका बन गया। ठीक है बच्चों, आई होप यहां कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त था कि आप SCF क्यों निकाल रहे हैं, आप LCM क्यों निकाल रहे हैं, ये मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया है तो आगे बहुत सारे बम्पर सवाल आप कर लोगे। चलिए बच्चों, अब अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3 alarm clocks ring their alarms at regular intervals of 20 minutes, 25 minutes and 30 minutes. If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again for the first time? ठीक है बच्चों, अब फिर वही सवाल आता है, क्या मुझे SCF निकालना होगा या फिर LCM? इसके लिए कहानी फिर से समझनी पड़ती है कि अगर जो नंबर मेरे हैं यहाँ पर 20 है, 30 है और 25 है, अगर मुझे वैल्यू इनसे ज़्यादा निकालनी होगी तो मैं उसका निकालूंगा LCM, अगर इससे कम निकालनी है तो मैं निकालूंगा HCF। अब ये समझना है कि इसकी वैल्यू निकलेगी कैसे, ज़्यादा होगी या कम होगी, यही तो समझना है ना। बस अब इसको आप समझाता हूँ मैं बच्चों। चलिए अब मुझे बताइए, अब आपने बोला एक बेल, एक जो अलार्म बजता है वो एक 20 मिनट में बजता है, दूसरा अलार्म 25 मिनट में बजता है, तीसरा अलार्म 30 मिनट में बजता है। अब कुछ समय के बाद क्या होगा, ये रिपीट होता है, तो कब वो फर्स्ट टाइम दोबारा बजेंगे, यानी कि एक राउंड होने के बाद, यानी कि जब 20 मिनट के बाद बजेगा, दूसरा 25 के बाद, तीसरा 30 मिनट्स के बाद, जब ये ऊपर वापस एक समय आएगा, आधा 15 20 30 मिनट के बाद दोबारा टाइम आएगा, तो तीनों एक साथ कब बजेंगे, ये भी आप सवाल बनता है। राइट, उसका मतलब ये बना कि आपको एक राउंड और लगाना पड़ेगा, कुछ टाइम और निकालना पड़ेगा। यानी कि क्या 30 मिनट बाद तीनों एक साथ बज सकते हैं, नहीं बच सकते। इसका मतलब 40 50 60 70 20 मिनट 100 मिनट 200 मिनट बाद ऐसा आएगा, दोनों ओवरटेक करेंगे। राइट, तो इस वजह से क्योंकि जल्दी बज रहा है, एक स्लो बज रहा है, तो एक ओवरटेक हो जाएगा। ये सवाल मैंने आपको अच्छे से समझाया है पिछले वीडियो में बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई रोलिंग कर रहा है, गोल गोल सर्कुलर में घूम रहे हैं, चाहे ऑब्जेक्ट है, चाहे वो घड़ी की सुई है, चाहे वो कार है, अगर वो गोल गोल घूमती है और एक की स्पीड ज़्यादा है तो एक की कम है, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि वो दोनों एक दूसरे को ओवरटेक करते हुए दूसरा वाला फिर आगे से चला जाएगा। लेकिन वो जब ओवरटेक करेगा वो कब करेगा, उसके लिए उसको 1 2 3 4 चक्कर लगाने होंगे, यानी कि एक से ज़्यादा तो लगाना पड़ेगा। यही वजह यहाँ पर है कि 30 मिनट से ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगने वाला है। बस यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
राइट। तो 30 मिनट बाद क्या तीनों एक साथ बच सकती हैं? नहीं। क्या 30 से कम मिनट में दोनों तीनों एक साथ बच सकती हैं? नहीं बच सकती। इसका मतलब यही तो हुआ ना बच्चों कि 30 से तो ज़्यादा ही लगने वाला है। बस यही कहानी खत्म। पता चल गया हमें कि यहाँ पर जो घंटियां बजने वाली है वो 30 मिनट से ज़्यादा पे जाएंगी, और ज़्यादा के लिए हमें क्या चाहिए? ऑफ कोर्स LCM। ये आपको ध्यान रखना है बेटे, ज़्यादा के लिए LCM, कम के लिए SCM। बस कहानी खत्म। अब हम निकालेंगे क्या? LCM निकालेंगे बच्चों। तो निकाल लेते हैं LCM। 20 और 25 और 30 का LCM आपने निकालना आता ही है बेटा? नहीं है तो हम है ना यहाँ पर। चलिए 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। ये भी हो गया सर। अब इसके बाद ये क्या रह गया? 2 2 जा 5, 4 का 4, 5 1 जा 5 एंड 6 का 6। उसके बाद 2 को निकालेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 3 जा, फिर 2 को निकालेंगे। 2 1 जा 2 1 जा एंड 3 को करेंगे 3 1 जा। दैट्स इट। तो अब आपके ये सारे फैक्टर्स निकल गए हैं। इनको उठा करके आप यहाँ पे लिख दो। 20 के फैक्टर्स कौन से हैं? अब वो लिखना चाहो ऐसे भी कर सकते थे आप, इसे आप रहने दीजिए। अब हमने LCM यहाँ से डायरेक्ट निकाल दिया बच्चों। इन सारे फैक्टर्स को, प्राइम फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 52 जा 100 और 103 जा 300। राइट बच्चों, 300 मिनट्स निकल गया। लेकिन बच्चों आपसे यहाँ पे पूछा है कि टाइम कितना लगेगा, यानी 12 बजे के बाद। तो 12 बजे के बाद 300 मिनट के बाद क्या बचने वाला है? राइट। अब 300 मिनट तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं है बच्चों, हमें तो 60 मिनट तक का ही सुना है। इसका मतलब नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इनटू आवर्स। कैसे आवर्स में बदलेंगे बेटा? 60 से डिवाइड कर दो, क्योंकि मिनट और आवर डिफरेंस कितने का होता है? 60 का ही होता है ना। तो 60 से इसे भाग कर देंगे बच्चों। 60 से डिवाइड करते आंसर आ गया 5 आवर्स। 5 घंटे बाद वो तीनों के तीनों सुइयां अलार्म एक साथ बजेगी, टन 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 टन। राइट। अब आपको अगर टाइम दिया है इसने 12 बजे, अब अभी 12 बज रहे हैं, तो उस वक्त कितने बज रहे होंगे? तो 12 बजे के बाद 5 घंटे बाद कितने बजने वाले? 5 ही तो बजने वाले हैं। तो 5 PM इज योर आंसर। यहां सवाल 12 बजे के साथ अभी 3 बज रहे बोलता, तो 5 और 3 को ऐड कर देना, तो 8 o'clock लिख देना। आप समझ में आ गया बच्चों? तो ये क्वेश्चन काफी तरीके से अलग था बेटा, तो लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। मैं बार बार यही कहूंगा और यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं। यही मेरी स्पेशलिटी है कि मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। तो कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ में आया तो मैं उनको भी बिल्कुल जड़ से सिखा सकता हूँ, वो अभी आग दौड़ने लगेंगे। लेकिन सब्र होना चाहिए कि ये सर हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी कर लिया, अभी तो और पिक्चर बाकी है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 पेश किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स दिस एंड दिस लीव्स रिमाइंडर 1 2 3। तो अब ये तीनों नंबर को डिवाइड की करने पर वो रिमाइंडर्स आते हैं 1 2 3। देखो बेटा एक बात तो पक्की है, क्या? हाँ, फिर वही वाली बात कि आप LCM निकालेंगे या LCM, बताओ, सोच के बताओ बच्चों, हमें क्या निकालना है, LCM या SCF? उसे करने के लिए हमें यह पता करना पड़ेगा हमें जो नंबर निकालना है। राइट। अब बिल्कुल मुझे कमेंट्स करना बेटा, अब वो जो मुझे नंबर निकालना है, हमें निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, वो ज्यादा होगा इन नंबर से या इनसे कम होगा? बराबर होगा तो भी वही मतलब है, ज्यादा होगा या नहीं होगा, इतना ही मुझे बता दो। ज्यादा होगा तो पक्की बात है, ज्यादा होने के लिए LCM निकालना है, लेकिन ज्यादा या कम क्यों होगा ये मुझे आप बताइए। ये बताओ ज्यादा या कम, फिर मैं एक्सप्लेन मैं तो दूंगा, आप भी सोचें कौन सा नंबर, ये नंबर जो निकालना है हमें वो ज्यादा होगा या कम। बच्चों आप खुद सोचो, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, वही आपको चाहिए। सवाल आप कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन करना है, LCM SCF निकालना अब आपके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन ये आपको बस समझ के बताना है कि सर यहाँ पर नंबर जो निकलेगा वो ज्यादा होगा या कम। तो जल्दी से बताएं, कमेंट्स करें बेटा। चलो अब मैं आपको समझाता हूं बेटा। सवाल ये है, गौर से देखो बेटा, इसने ये बोला है कि ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर निकालिए जो व्हेन डिवाइड्स दिस, जो इसको डिवाइड करता है।
ये पॉइंट है। ऐसा नंबर निकालो, मैं एग्जांपल देता हूं बच्चों, मैं आपको स्टेटमेंट नहीं दूंगा यहाँ पे लिख करके, अदरवाइज आप गैस लगा लेंगे। सपोज एक 4 नंबर है, राइट, और एक है आपके पास 26, तो आप 4 को 26 से डिवाइड करेंगे या 26 को 4 से? भाई छोटा जो होगा उसी से डिवाइड किया जाएगा, यानी 4 इज योर डिवाइडर एंड 26 विल बी डिविडेंड, राइट। ये बात तो समझ में आ गई सर। लेकिन आप इस, क्योंकि नंबर छोटे होते हैं तो हमें साफ दिख जाता है, राइट। अब मुझे बताइए ए और बी 2 नंबर हैं, राइट। अब इसमें से मुझे नहीं पता कौन सा छोटा है। मुझे जल्दी से ये बताएं, अगर मैं ए को बी से डिवाइड करता हूँ, राइट, लाइक दैट, ए इधर है, बी से डिवाइड करता हूँ, तो ये डिवाइडर तो बन गया बी, राइट। अब इसमें ये समझना है बेटा, जब भी आप बी को बी से डिवाइड करोगे, किसी को भी ए से बी को, ए को डिवाइड किया जा रहा है बी से, तो इसका मतलब एक बात पक्की है बच्चों कि डिविडेंड जो भी होता है, सपोज यहाँ पर लिखता हूँ बेटा मैं डिवाइडर और यहाँ पे लिखता हूँ, तो वो हमेशा 4 से ज़्यादा ही आता है, 7, 70, राइट। तो जिसने डिवाइड करना है 4, 8 बी से डिवाइड करना है, तो बी हमेशा ए से छोटा ही होगा, तभी तो डिवाइड होगा ना बच्चों, राइट। यानी कि जो डिविडेंड होते हैं, मैं यही बताना चाहूँ, जो डिवाइडर होते हैं ना, डिवाइजर कहो या डिवाइजर जो भी है, डिवाइजर, ठीक है ना, तो डिवाइजर ऑलवेज लेस देन डिविडेंड, राइट। ये आपको याद रखना है बेटा, ऑलवेज लेस देन डिविडेंड, यानी जिसको भाग करना है वो बड़ा होता है, जिससे भाग करना है वो हमेशा छोटा होता है। ये बात आपने याद रखनी है। चलिए अब सवाल यहीं पे खत्म है बच्चों। ये एक नंबर है, सपोज 12,251, आपसे पूछा गया है कि फाइंड ऐसा नंबर ढूंढिए जो इसको डिवाइड करता है, पूरा का पूरा करता है। चलो रिमाइंडर भी है, वो बात करेंगे। आपको बताना है क्या अगर मैं 1200 से ज़्यादा कोई ले लूँ 1300, तो क्या इसको डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। तो यानी कि इससे छोटा होगा तभी तो इसको डिवाइड करेगा ना। इसका मतलब आपको कौन सा नंबर निकालना है, इससे छोटा। हो गया खत्म खेल, निकल गया बेटे हमारा मेन उसका मकसद, यानी कि छोटू चाहिए बच्चों। छोटू के लिए क्या करना पड़ेगा? HCF। बस यही कहानी है इसकी, सबसे इंपॉर्टेंट। आई होप ये कॉन्सेप्ट इससे बढ़िया, इससे आसान नहीं हो सकता बच्चों, राइट। पहली चीज छोटा निकलेगा बड़ा निकलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HCF निकालना तो कोई भी कर सकता है, LCM निकालना कोई भी कर सकता है। चलो बच्चों ये समझ में आ गया। अब हमें निकालना है HCF। एक कहानी इसमें फंसती है बच्चों कि जब भी रिमाइंडर्स आएंगे तो आप डिवाइड करोगे, तो इसका मतलब अगर आपने जिस नंबर से इसको 1251 को इसको आपने डिवाइड करना है किसी नंबर से, तो रिमाइंडर बच गया 1, तो पूरा तो डिवाइड होगा नहीं। और HCF है तो हमें तो पूरा डिवाइड चाहिए होता है, हम पहले ही इसको माइनस कर देंगे। इन रिमाइंडर्स को हमेशा माइनस करना पड़ता है, बस ये माइंड में आप पहले से रख लो, बहुत आसान है। रिमाइंडर्स जब भी देगा उसे माइनस करना है, पहले या बाद में वो बात अलग है। अभी HCF के केस में हमेशा, या ऐसे भी कह सकते हो, HCF अगर निकालना है तो पहले करेंगे, और LCM निकालना होगा तो बाद में, तो बाद में। ऐसा भी एक जादू है, चलिए वो भी देखेंगे। अभी फिलहाल हम करते हैं इन दोनों को, क्या निकालना है? HCF निकालना है। चलो मैंने अपने स्टेटमेंट समझाने की कोशिश करी है, अगर आप उसे सहमत हैं तो आप समझ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने इतना अच्छा सा खासा टाइम दे दिया है तो आपको क्लियर कर दिया है कि क्यों यहाँ पर वैल्यूज इन नंबरों से कम निकालनी है, राइट। अब हमें निकालना है HCF, तो उसके लिए पहले रिमाइंडर्स माइनस किए जाएंगे, तो आप यहाँ माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1250, इधर से आ जाएगा 93,275। अब इन दोनों का निकालेंगे, इन तीनों का आप निकालते हैं माइनस करने के बाद HCF, ठीक है बच्चों। चलिए अब HCF निकालने के लिए फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, चलो मैं जल्दी से समझा देता हूँ बच्चों। चलिए क्योंकि 0 है तो पहले 5 से करना है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आसान हो जाता है बेटा। तो 5 2 जा 10, तो आप पे रह गया 2 बच्चों, 2 को ले जाएंगे इधर, चलो मैं लिखा देता हूँ बच्चों के लिए। तो यहाँ पे 10, तो यहाँ पे रह गया 2 इधर चला गया, तो 25, 5 5 जा 25, 0 का 0 यहाँ पे उतार लिया। अब यहाँ पे भी 5 है, तो फिर 5 से 5 बन जा 5, और रह गया यहाँ पर बच्चों कितना 4, और 43 हो गया यहाँ पर, तो 5 8 जा 40, और रह गया कहाँ पर कितना बच्चों 3 रह गया। तो 3 को यहाँ फॉरवर्ड कर दिया तो ये बन गया 35, तो 5 7 5
5 7 जा 35, ये एक्चुअली ये नंबर कहाँ से आ गया, 1 8 जा 5 8 जा 40 एंड 5 8 जा 40 और 3 है चला गया 5 1 जा 43, 5 8 जा 40 और यहाँ पे चला गया 3 3 7 जा 5 7 35, 5 1 जा 5, यस 2, यस यहाँ पे बच्चों 2 चला जाएगा, राइट, यहाँ से 2 चला गया तो 5 5 जा 25। चलिए अब यहाँ इसी तरह से इस पे करते हैं, 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5 और यहाँ पे रह गया 1, तो 1 और 2 कितना हो गया बच्चों 12, तो 5 2 जा 10, तो बाकी अब रह गया कितना 2, तो ये हो गया 2 and 5 25, 5 5 जा 25। बस अब ये निकल गया बच्चों, अगला स्टेप आप कर ही लोगे। अब 5 5 जा 25, 0 का 0, फिर यहाँ पर फिर निकलता है आपका 5 3 जा 15। चलिए ये भी मैं जल्दी से समझा देता हूँ बेटा, 5 3 जा 15, यहाँ पे रह गया 3 को 7 पे 7 के साथ ले जाएंगे तो 37, तो 37 तो जाएगा नहीं, 5 7 जा 35, तो रह गया 2 को इसके पास ले जाते हैं तो ये 25 बन जाता है, तो 5 5 जा 25। इसी तरह से बेटा यहाँ पर 31 है, 5 6 जा 30, तो 1 बच गया, 1 और 2 12 हो गया, 5 2 जा 10, 2 यहाँ पे ले गए 25 और 5 5 जा 25। चलिए ये वाला भी हो गया सर। अब यहाँ पर 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 2 बच गया बेटा, 2 को यहाँ ले जाएंगे, 5 5 जा 25। अब इस वाले करेंगे 5 1 जा 5 और 1 रह गया, तो 1 और 2 12, तो 5 2 जा 10, बच गया 2 को यहाँ पे ले जाएंगे 25, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25। चलिए अब ये और आसान होता जा रहा है, 2 4 जा 2 1 जा, यहाँ पे एक्चुअली 2 2 जा होना चाहिए था बच्चों, राइट, तो इसको मैं करेक्शन कर देता हूँ, हो जाता है बच्चों, राइट। 5 4 जा है, 5 4 जा 5 4 जा नहीं 5 एक्चुअली 5 5 जा, ये 5 10 जा होगा, राइट, 5 10 जा 50 एंड 2 5 जा, और उसके बाद एक 5 यहाँ पर और आ जाएगा बच्चों, राइट। आप कर सकते हैं, राइट, मिस्टेक टाइप मिस्टेक हो जाती है बच्चों। चलिए अब 5 7 जा हो गया, 5 3 जा हो जाएगा यहाँ पर, राइट, ये हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है बेटा, और 3 1 जा हो जाएगा, और यहाँ पे 5 5 जा 5 1 जा, ये सब सही है, ये सही, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसको हम करेक्ट कर लेंगे। चलिए अब अगला इन सारे फैक्टर्स को यहाँ पे 1 by 1 लिख लेंगे। लिखने के बाद अब आपको निकालना है SCF, तो कॉमन लेना है, दैट्स इट। तो कॉमन कौन सा है, 5 5 यहाँ पे लिख दिया बच्चों, राइट, तो 5 कॉमन आ गया है। अब इसमें गड़बड़ हो सकती है, मैं भी चेक करूंगा। चलिए 5 यहाँ पर आ गया बच्चों कॉमन, और ये 5 कॉमन आ रहा है, ये 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है, तो टोटल हमारे 1 2 3 4 5 कॉमन आ गए हैं, और चारों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25, और 25 का स्क्वायर होता है 625। तो ये था आपका आंसर नंबर डी। तो ये तो आपको समझ में आ गया बेटा, लेकिन फिर वही सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी बच्चों, कि इसका आंसर हमें ज्यादा निकालना है या कम निकालना है। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट था, वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये तो आपने शायद प्रैक्टिस भी करी होगी। आपको CBSE पैटर्न जो शुरू में पिछली बार आया था पेपर फर्स्ट टाइम, तो बच्चों को एक दिया था कि इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो चलिए अब इसको भी ट्राई करते हैं। तो ये है इफ A and B are two co-prime numbers। co-prime क्या होता है बेटा, जो किसी के इस नंबर्स के बीच में कोई कॉमन नंबर नहीं आता, राइट। जैसे कि 2 4/8 है, वो इसके बीच में 4 कॉमन है, ये नहीं चलेगा। इसको हमें कैसे लेने, को प्राइम, जो किसी भी नंबर में इसके बीच नंबर कॉमन नहीं आते हों, राइट। चलिए अब A³ है और B³ है, तो क्या होंगे। अगर A B 2 को प्राइम नंबर हो तो A को क्यूब कर दूं और B को भी क्यूब कर दूं, तो क्या अभी भी को प्राइम रहेंगे या कुछ और बन जाएंगे। आपके पास ऑप्शन है, नहीं जी ये को प्राइम ही रहेंगे। दूसरा ऑप्शन, नहीं तो इवन नंबर हो जाएगा। तीसरा कहता है ये ऑड हो जाएगा। चौथा कहता है को प्राइम नहीं होगा, बाकी जो मर्जी हो। चलिए भाई, अब इनको समझने का मतलब है, यहां पर कोई सवाल नहीं दिया है बेटे, बिल्कुल हट कर दिया है बच्चों। इसीलिए कंपोजिट क्या है, को प्राइम क्या है, इन चीजों को समझना पड़ेगा, राइट। फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं यहां पर। चलो अब ये गेम इसी के, तो मुझे समझाना ही पड़ेगा को प्राइम क्या चीज होती है। तो बच्चों को प्राइम का मतलब है, अगर मैं कोई दो नंबर लेता हूं 4 and 10,
तो इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है? 2। 2 इसको भी काटता है और 2 इसे भी काटता है। तो ये आप क्या कहोगे कि 4 और 10 के बीच में से 2 कॉमन आ गया, इसलिए 4 और 10 को प्राइम नहीं है। समझ में आ गया बच्चों? राइट। और एक चीज बात, अगर मैं आपसे ऐसे लेता हूं 2 और 3, अब क्या इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है? नहीं है। इसका मतलब ये दोनों क्या कहेंगे, कहा जाएगा इन दोनों को को प्राइम। अब बात समझ में आ गई। अब आपको सवाल तो दिया नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो अब आपको यहाँ पे सपोज करके चलना पड़ेगा कि ए और बी को कोई भी एक नंबर आप मान लीजिए। अब आप कोई में से कौन से लेंगे? प्राइम बोला है, आपको को प्राइम बोला है, तो अब आपको क्या लेना पड़ेगा बेटा? यस, को प्राइम वाले ही नंबर लेने पड़ेंगे। जैसे कि 3 मैंने आपको लिया, एक ए लिया 3 और दूसरा लिया मैंने 4। तो 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है। आप 6 नहीं ले सकते थे बेटा बी को, ये याद रखना है। राइट, इसीलिए मैंने को प्राइम समझाया। तो मैंने ए ले लिया 3, आप 2 भी ले सकते हो, और बी फिर 4 नहीं होगा, फिर भी 5 ले सकते हो, 7 ले सकते हो। तो दोनों आपको प्राइम नंबर लेने हैं, सिंपल सी बात है। राइट, अब मैंने दोनों प्राइम नंबर ले लिए। अब आप इसको क्या करेंगे? आपको बोला ए क्यूब क्या निकलेगा, तो पहले मैं इसका ए क्यूब कर देता हूं बच्चों। ये ए क्यूब कर देता हूं 3 का ए क्यूब करने पे क्या आ जाएगा? 3 × 3 × 3, 3 बारी तो करना है। अरे इसमें कौन सा मुश्किल है बच्चों? 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। अब मैं बी हमने 4 लिया है, अब उसको भी मैं क्यूब कर देता हूं और उसका आंसर आता है आपके पास 64। अब आपके आंसर कौन से निकल करके आए बच्चों? जल्दी से बताओ। 27 क्यूब करने पर, और दूसरे का कितना आंसर आया? 64। आप मुझे जल्दी से बताएं, क्या आपको लग रहा है? चलो मैं इस थोड़ा सा मिटा देता हूं, इसमें आपको लग रहा होगा कुछ, चलिए रहने दीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब अलग से लिख देता हूँ बच्चों, कि जो आपने यहाँ पे 3 क्यूब करा उसका आंसर आया आपके पास 27। बिल्कुल सही है सर। अब जो 4 का क्यूब किया उसका आंसर आया 64। आप मुझे बताएं, क्या 27 और 64 में कोई नंबर ऐसा कॉमन है? राइट, आप कहोगे सर हमें तो पता है, बड़ा नंबर है, पता नहीं चल रहा है। तो कोई बात नहीं है, घबराए नहीं बेटा। 27 को फैक्टर कर लो, तो कौन कौन सा होगा फैक्टर बेटे? 3 × 3 × 3। अरे यही तो आया था, यहीं से आपका, यहीं से तो आया है। तो ये 64 कहाँ से आया है बच्चों? 4 × 4 × 4। अब मुझे बताओ, क्या कोई नंबर 3 और 4 के बीच में कॉमन होगा? नहीं होगा। क्या कोई 3 और 4 के बीच है ही कॉमन? इसका मतलब 27 और 64 के बीच में भी कोई कॉमन नंबर नहीं है। जब कॉमन नंबर नहीं होता है तो उन दोनों को क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स। तो ये को प्राइम हो गए बच्चों, समझ में आ गया? तो आंसर आपका बन गया नंबर ए। क्लियर बच्चों? राइट। तो चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? इफ n इज अ नेचुरल नंबर। वेरी नाइस क्वेश्चन बेटा, हटकर क्वेश्चन आ रहे हैं। राइट, अब इफ इज n इज नेचुरल नंबर एंड 2 × 5 raised to power n plus 6 raised to power n always ends with what? इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, इस नंबर को, इस इक्वेशन को, आप वट एवर यू कॉल इट, राइट नाउ व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट नंबर? उसकी एंड्स बोला है का मतलब समझते हो बेटा? कोई इसको सिंप्लीफाई करने पर उसका जो यूनिट डिजिट है, अगर कभी भी एंड विद बोलता है, इसको आप समझना, उसके आखिरी अंक होंगे ये होंगे, यानी कि लास्ट डिजिट को बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसको राइट साइड से तो आप फर्स्ट हो जाता है, यूनिट डिजिट ही कहते हैं। राइट, तो यूनिट डिजिट में यानी कि लास्ट राइट साइड से लास्ट में जो नंबर आएगा सिर्फ उसके बारे में बात करनी है, उससे पहले वाले नंबर की बात नहीं करनी। जैसे कि मैं आपको जल्दी से बता देता हूं बच्चों, जैसे कि ये नंबर है 2 3 4 एंड 8, तो इसका यूनिट डिजिट कौन कहलाएगा? 8। ये वाले नहीं कहलाएंगे बेटा। राइट, 8 इज योर लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट। तो ये जो नंबर है कहां से आया हमें नहीं पता, लेकिन इसका जो एंड हुआ है वो किस पर हुआ है? 8 पर हुआ है। बस आपको इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि उसके बाद जो इसका लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट आएगा वो इनमें से कौन सा होगा? 0 3 2 4।
कोई सा भी आए सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए करते हैं कैसे, ये लेते हैं आप पहले क्वेश्चन को यहाँ पर एक। अब मैंने अभी आपको समझाया था, जब भी रेज़ टू पावर n है, हमें तो n की वैल्यू नहीं पता, वो 3 भी हो सकती थी, 2 भी हो सकती थी, 5, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। हम रैंडमली सबसे छोटे 2 या 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या होने वाला है। ये आपको पहले 2 में भी हो जाता है वैसे तो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तीसरा भी ले लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है। तो पहले मैं ले रहा हूं यहाँ पर n इक्वल टू 1 फॉर 5 रेज़ टू पावर n। अगर n 1 लिया जाता है तो बच्चों n की जगह 1 लिख दिया मैंने, राइट। अब 5 रेज़ टू पावर 5 1 है, तो 5 को एक ही बार मल्टीप्लाई करना है, तो 5 ही रहने वाला है। 5 की पावर अब n की 2 लिख दी है मैंने। इसका मतलब क्या हो बेटा, 5 यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई होगा, 2 बार होगा, कितने से नहीं, सॉरी 5 2 बार होगा। तो ये 5 5 जा कितना आ गया 25। अब 5 की पावर 3 का क्या मतलब है बच्चों, 5 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आंसर आने वाला है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अब हमारा सवाल ये है कि हमने 3 बार, एक बार 1 लिया n की वैल्यू, एक बार 2 ली, एक बार 3 ली, तो तीनों की जो वैल्यू निकल करके आती है, हमें सिर्फ एंड देखना है, यानी कि यूनिट डिजिट चेक करते हैं बच्चों। तो इसका तो पहले से ये बेचारा एक सॉरी n 1 करने पर 5 आ रहा है, राइट, एक ही डिजिट है, तो इसका एंड हो गया 5 पर। अब दूसरे वाले का एंड किस में हो रहा है, ये भी 5 पर हो रहा है बच्चों, राइट, दिखाई दे रहा है ना बेटा, राइट। अब इसका एंड कहां पर हो रहा है बेटा, 5 का एंड भी, इसका भी एंड कहां पर हो रहा है, 5 पर हो रहा है, यानी कि तीनों नंबर का एंड में क्या आ रहा है बच्चों, 5 आ रहा है। ये बात हमें अब समझ में आ गई। चलो अब लेते हैं दूसरा वाला। दूसरा क्वेश्चन है 6n। बच्चों को इक्वेशन जो दी गई है, या जो भी यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, उसमें अब 6 की पावर n है, इसको भी ऐसे ही करते हैं। अब मैं n की वैल्यू 1 लिखता हूं, तो 6 की पावर 1 तो क्या होगा, 6 ही आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है सर। अब इसके बाद 6 की पावर 2 करता हूं, दैट मीन 6 इंटू 6 36। अब 6 की पावर 3 करने पर 36 इंटू 6 इज 216, 216। अब यहां पर मुझे बताएं इसके एंड में कितना आ रहा है बेटा, 6, इसके एंड में कितना आया, 6, और यहां पर भी एंड में 6 आ रहा है। इसका मतलब 6 रेज़ टू पावर n भी लास्ट में इसके यूनिट डिजिट में 6 आता है, और 5 की पावर n हो तो उसके लास्ट डिजिट में 5 आता है। जरूरी नहीं है कि सभी के नंबर के अगर n होगा तो सब में वही आने वाला है, ऐसा नहीं है। फिलहाल तो 5 और 6 में हमें 5 और 6 ही दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं बच्चों, ये जो 2 आपको दिया गया है यहाँ पर, और जो 5 की पावर n है, इसको क्या मैं 5 लिख सकता हूं, और 6n के पास को क्या लिख सकता हूं, मैं 6 लिख सकता हूं। क्यों बच्चों, क्योंकि उसका एंड डिजिट ही चाहिए। तो 5n इसमें फिनिश होगा, इसके लास्ट में 5 आएगा, पहले जो मर्जी आए, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख। 6n का कहां पे एंड होगा, लास्ट डिजिट 6 पर होगा, उससे पहले 3 5 7 8 9 जो मर्जी आ जाए, तो लास्ट में तो यही आने वाला है, तो कुछ भी नंबर आ जाए। अब इन दोनों को करना है आपने सिंप्लीफाई, यानी कि प्लस कर देना है। तो ये आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। इसकी जगह मैंने 5 लिखा, यहाँ पर मैंने 6 लिखा, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया 11। अब 11 को 2 से मल्टीप्लाई करते ही अब आपके पास नंबर मिला 22, यानी आपका लास्ट डिवाइड, जो लास्ट डिजिट है वो किस पर एंड हो रहा है बच्चों, 2 पर एंड हो रहा है। सारा उससे पहले 10 लाख है, 1 करोड़ है, हमें उससे मतलब नहीं है, लास्ट में सिर्फ 2 आ रहा है बच्चों। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसलिए आपका आंसर कौन सा हो गया बच्चों, सी वाला, राइट। अगर मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं, अगर इस सवाल के अंदर 2 ना हो करके यहाँ पर 3 होता, तो आपका लास्ट डिजिट क्या होता, जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से। अगर ये 2 की जगह 3 लिख दूं, बाकी सेम 5 रेज़ टू पावर n प्लस 6 रेज़ टू पावर n, व्हाट विल बी द एंड यानी कि यूनिट डिजिट नंबर। जल्दी से मुझे यूनिट डिजिट नंबर बताएं बेटे, कम ऑन हरी अप फास्ट। सिर्फ 5 क्वेश्चन मुझे अभी और लेने हैं बेटा, जल्दी, राइट। तो कुछ नहीं करना बेटा, 3 आगे है ना, राइट। और मैंने यहां से तो बता ही दिया, 5 का 5 आने वाला है, 6 का 6 ही आने वाला है, दोनों 11 होने वाला है, तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 33,
राइट, क्लियर। आप कोई भी नंबर लेंगे, बाहर जो नंबर लिखेंगे उसका लास्ट डिजिट वही आंसर आने वाला है। अब मैं और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, छोड़ देता हूं इसको। अब आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं अब। तो 7 में देखते हैं भाई किस तरह का सवाल है। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2400 and which of the following cannot be HCF? Very interesting question बच्चों। रिलेशन आ गया है। देखो ये अलग तरीके से पूछा गया है सवाल। ये सवाल आने वाले हैं बच्चों, आप वो नहीं आएंगे इसका HCF निकाल, आएंगे नो डाउट, वो भी आएंगे, मगर हमें उन सवालों पर मजा आता है जो डिफिकल्ट, जो चैलेंज करते हैं, तभी तो आप कंपटीशन में जाओगे बेटा, राइट। तो चलिए यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है। ये आपको कह रहा है ये 4 ऑप्शन है बच्चों। मैं सवाल समझाता हूं। ये चारों में से एक HCF नहीं है, बाकी 3 HCF हो सकते हैं, वो बात अलग है, राइट। एक ऐसा जरूर है वो HCF हो ही नहीं सकता। तो वो कौन सा नंबर है? चलो ये सवाल तो समझ में आ गया, लेकिन ये कहानी हमें समझ में नहीं आई कि हम कैसे पता करें कि कौन सा HCF है और ये कौन सा नहीं है। उसका एक सिंपल सा तरीका है बेटे। अगर कोई LCM है और एक दूसरा HCF है, मैं एग्जांपल देता हूं पहले, राइट। सपोज LCM किसी का निकला 10, राइट, और किसी का H निकलता है। बस अब मुझे बताओ बेटा, H यानी कि HCF क्या 10 से ज्यादा होगा या कम? कमेंट करो बेटा, देखता हूं कितने बच्चों को ये आइडिया हो सकता है। HCF 10 से ज्यादा होगा या कम? ईमानदारी से मेरे आंसर देने से पहले आप मुझे जवाब देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, राइट। चलिए अब मैं जवाब दे देता हूं, यानी कि यहां पर HCF होगा 10 से कम, क्योंकि मैंने बताया था कि हमेशा HCF कम के लिए होता है। जब कम नंबर निकालने हो तो ही HCF होता है। इसका मतलब होगा ये आंसर 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, राइट। समझ में आ गया? HCF होगा 2, 3, 4, 5 में से। अब मैं यहां सवाल करके दे रहा हूं, अब आप इसके हिसाब से वहां पे जवाब देंगे। मैं यहां आपको पूरा हिंट दे रहा हूं, ठीक है बच्चों। इसका LCM अगर 10 है तो वहां पर HCF इन चारों में से एक होगा। ये बात पक्की है कि 10 से कम होगा। अब इनमें से कौन सा होगा, मैं आपको सिंपल बताता हूं। इनमें से वो होगा जो 10 को पूरा डिवाइड करेगा, एग्जैक्टली कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो क्या 2 उसको 10 को डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली? बिल्कुल कर रहा है, तो 2 तो हो सकता है सर। 3 तो 10 को डिवाइड ही नहीं कर रहा है, तो 3 को कर दो रिजेक्ट। अब 4 क्या 10 को डिवाइड कर रहा है? 4 भी नहीं कर रहा है, तो उसको भी करो रिजेक्ट। अब 5 की बारी आई सर, जब 5 को मैं डिवाइड करता हूं तो 5 भी इसको डिवाइड कर रहा है। अब हो गया झगड़ा कि 2 कह रहा है मैं भी कंप्लीटली डिवाइड करता हूं और 5 कह रहा है मैं भी 10 को कंप्लीटली डिवाइड करता हूं। अब यहां पे हो गया झगड़ा कि 2 HCF होना चाहिए या 5। जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, मजा आएगा। आप मुझे मोटिवेट करो कि सर हाँ ये जवाब है, गलत है या सही है, फिर मेरे को मजा आएगा। देखो बहुत से बच्चों को नहीं मालूम होगा, जो अच्छे हैं नो डाउट उनको मालूम होगा, पर मुझे भी तो जोश आना चाहिए ना, मजा आना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट्स करो बेटा। मेरे जवाब सुनकर के आप मत कीजिएगा, बस इतनी रिक्वेस्ट है, तब मेरे को मजा आएगा। फिर मैं आपसे और चैलेंजिंग क्वेश्चंस डाला करूंगा हर सवाल में, बहुत सारे। तो मजा तो तभी है, तब आपको पता चलेगा कितना है आप जानते हैं। अगर मैंने आपको आंसर बता दिया फिर आप कर रहे हैं तो कोई मजा नहीं है। तो चलिए बच्चों, अब आंसर मैं आपको बताता हूं। देखो अब मैंने आपको HCF की फुल फॉर्म बतानी है। H मीन्स हाईएस्ट, C मीन कॉमन। यस, कॉमन जो 2 है और ये 5 है, इनमें से H का मतलब ही हाईएस्ट होता है, यानी कि 5 विल बी द आंसर, राइट बच्चों। समझ में आया बच्चों? क्योंकि HCF का मतलब है हाईएस्ट वाला, कॉमन जो है उनमें से हाईएस्ट। 2 भी इसको काट रहा है, 5 भी इसको काट रहा है, तो 5 विल बी द राइट, यानी कि HCF। कॉमन तो 2 भी है,
ये है आंसर इसका। तो चलिए अब यहां पर हम इतना कंफ्यूजन तो नहीं लेना है। सवाल अब ये मत कहना बेटा कि सवाल तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले ही खत्म हो जाता था सर आपने, तो सवाल इधर से भी तो आ सकता था ना बेटा, इस तरह से भी सवाल आ सकते हैं। सवाल की कोई डिजाइन नहीं होता है बेटा। अब ये इस तरह से सवाल आ जाता तो मैं रख सकता था वहां पर, लेकिन अभी मैंने यही लिया है। लेकिन एक ही के अंदर मैंने 3-4 चीजें समझाने की कोशिश की है ताकि आपका टाइम बचे। चलिए अब मुझे बताओ क्या 400 SCF है? अगर क्या 424 को, या चलिए यहीं पे लिख देते हैं, 24 को 400 काटेगा? चलो डिवाइड करके देखते हैं भाई। देखो 2 0 तो वैसे ही कट रही है। अब रहेगी 4 6 24। इसका मतलब इस 400 ने 24 को पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, तो 400 इसका SCF हो सकता है, राइट। इसी तरह से आप 6 को लेते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 6 4 जा 24, तो इसने भी इसको काट दिया। 300 को लेते हैं, 300 भी इसको काट रहा है। बस यहीं पर कहानी खत्म बच्चों, राइट। तो 300 ने भी इसको काट दिया, लेकिन 700 क्या कर रहा है बेटा? 700 2400 को पूरा काट ही नहीं रहा है, इसलिए 700 तो SCF नहीं हो सकता। तो आपका आंसर पता चल गया 700। लेकिन अगर आप मैं 4 ऑप्शन में ऐसे दे दूं कि चारों ही SCF कट रहे हो, तो अब आपसे पूछा जाए कौन सा होगा, तो उसी के लिए मैंने ये सवाल दिया था बेटा। क्लियर? तो यहां पे हो गया हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बिल्कुल कहां पर है मुझे बताइए? एनसीईआरटी कहीं मैच कर रही है बेटा इन लेवल्स को, इन क्वेश्चंस के ऊपर। जो क्वेश्चन जरूर समझाती है, बातें वो उतनी रख चुकी होती है, लेकिन एक्सरसाइज करने के लिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं देती। बस इतना मुझे कहना है। और जब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप बहुत सारे वो टीचर से ही ले सकते हैं, या गाइड से, या बुक से, तो कितनी बुक पढ़ेंगे आप, राइट। मैं भी कितने क्वेश्चन सिखा सकता हूँ या बता सकता हूँ। तो इसलिए ये बात जरूरी है कि आपको नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को समझ में लेना ही पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तब आप ब्रिलियंट बच्चों में से एक होंगे। दैट्स इट। और ब्रिलियंट बच्चे ऐसे ही बनते हैं बेटा, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को वो प्रैक्टिस में ले चुके होते हैं। तो बस उनके लिए वैरायटी क्वेश्चन ये मिलता है तो बहुत बड़ी बात है। अभी तो बहुत मिलेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है बेटे। तो ले लेते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हम सॉरी, क्वेश्चन कुछ वीडियो ज़्यादा होती जा रही है लंबी, तो एक ये लास्ट कर देते हैं। चलो, विच ऑफ दिस नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर? ये तो भाई बहुत आसान लग रहा है, राइट। which of this number can be expressed as a product of 2 या मोर प्राइम नंबर? बहुत आसान है। ये पहला क्वेश्चन दिया 25, क्या 25 के मैं प्राइम फैक्टर करता हूं? सवाल ये है बच्चों। तो अगर मैं 25 के प्राइम फैक्टर करता हूं तो कितने होंगे? तो मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। चलो एक कर देता हूं, बाकी फिर आप कर लेंगे। चलिए 25 के फैक्टर बनाओ, लेकिन कौन से वाले बच्चों? प्राइम फैक्टर। तो कौन सा बनेगा? 5 × 5। अब आपका सवाल है 2 या 2 से अधिक, ठीक है ना, वो किसके फैक्टर बनते हैं? तो अब आप देख सकते हो इसके 2 फैक्टर बन चुके हैं, तो ये वाला भी सही है भाई, इसके भी 2 पूछा है, 2 या 2 से अधिक बताना है आपको, तो ये 25 राइट है। अब बाकी सवाल आप करें, क्या बताएं आप इसके 2 से ज्यादा होंगे या 2 होंगे या 2 से कम होंगे? क्या इन दोनों के 2 या 2 से ज्यादा होंगे या कम होंगे? अगर तीनों ही होंगे तो आपको सारे आंसर बोल रहे 2 है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, राइट। आप मुझे जल्दी से सोच के बताएं बेटा, बहुत आसान है। एक मैंने कर ही दिया है ऑलरेडी। चलिए अब आपको इसको करना है फैक्टराइज, यानी कि इनको फैक्टर कर लेते हैं। तो पहले का फैक्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चों, राइट। दूसरे के फैक्टर क्या होंगे? 2 × 2 समथिंग होगा, बाकी आप छोड़ दो। बाकी हमें फैक्टर निकालने नहीं है, निकालने मत बैठ जाना बच्चों। आपसे कहा गया किसके 2 से ज्यादा होंगे, मैं उसको 2 से डिवाइड करूंगा तो लास्ट में 6 आ रहा है, 2 से डिवाइड होगा। लास्ट में अगर 3 आ गया, 6 3 आ गया, तो यानी 3 से भी डिवाइड हो सकता है, नो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाए, कम से कम 2 बार डिवाइड करना है, एक बार 2 से करें, एक बार 3 से, 5 से तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो उसके बाद आपने कोशिश करनी है उस नंबर को कम से कम 2 फैक्टर ढूंढने हैं। 2 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, और 5 से और 7 से, इस तरह से।
तो कम से कम आपको 11 तक जाना चाहिए। जब तक 2 फैक्टर नहीं मिलते हैं तब आप कहोगे इसके फैक्टर निकल ही नहीं रहे, राइट। तो चलिए ये मैंने यहाँ करके दिखा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 एंड 20। अरे भाई 17 इंटू 20 ऑलरेडी 2 फैक्टर लिखे हुए हैं। अब 20 के 2 बनाऊंगा तो 4 5 जा ऐसे वो भी बन सकते हैं। ये 2 तो ऑलरेडी दिए हुए हैं, इसको क्या फैक्टर बनाना। ये तो पहले से बता रहा है कि मेरे 2 टुकड़े भाई हैं भाई, राइट। तो तीसरा तो ऑलरेडी फैक्टर में, तो सीधी सी बात हो गई कि 25 के भी 2 फैक्टर है और 25,000 की इसके तो भाई बहुत सारे फैक्टर हैं। सबके 2 से कम 2 फैक्टर बनते हैं, इसलिए आंसर हो गया डी। तो बच्चों ये थोड़ी वीडियो और लंबी हो जाती, 3 क्वेश्चन मुझे और कराने थे लेकिन ये नहीं हो पाया। शुरू में एक्सप्लेनेशन चाहिए था और वो बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पे कोशिश की आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाने की। अब अगले वीडियो में जब आएंगे तो फिर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लाएंगे, तो वो कॉन्सेप्ट मेरे को शायद अब दोबारा इतनी लेंदी वे में थोड़ा नहीं समझाना पड़ेगा, शॉर्ट में समझाएंगे, खासकर से जिन्होंने ये वीडियो देखा होगा। हाँ, अगर फिर वीडियो किसी ने नहीं देखा है उसके लिए प्रॉब्लम है, राइट। तो बहुत आसान है बच्चों। अब नेक्स्ट फिर से चैलेंजिंग क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसलिए नहीं कि मुझे वीडियो लाइक के लिए बनानी है या सब्सक्राइब के लिए बनानी है, बस मेरा पूरी लाइफ का पैशन है पढ़ना और पढ़ाना, मुझे बहुत पसंद है। तो जब मैं अपनी कोई चीज़ शेयर करता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ नॉलेज है, तो मुझे शेयर करने का मन करता है, तो मैं अपने बच्चों के साथ करता हूँ। तो मुझे वीडियो में यही बात अच्छी लगी और मैं इसी बात को रखते हुए मैं अपनी बातें रखना चाहूँगा। ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग क्वेश्चंस को भी हम कैसे कर सकते हैं, और ये इसके साथ जो बिल्कुल लो लेवल के बच्चे उनको भी वो समझ में आए, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं टीचिंग करता हूँ और ये मुझे बहुत मज़ेदार लगता है, बहुत पैशन लगता है। दैट्स द रीज़न एट दिस एज, अगर मैं 100 साल भी जिया तब भी मैं यूट्यूब पर कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। और इसीलिए आपने वीडियो देखा, यहाँ तक देखा, बस आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। यस, यू आर नाउ लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू, सी यू अगेन।